नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ की पत्रकार वार्ता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा रहे मौजूद। बता दें कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की दी गई जानकारी। पात्र पथ विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए 10,000, 20,000 और 50,000 का देती ऋण। एमपी में 11.10 लाख के विरुद्ध 8.33 लाख हितग्राहियों को ऋण वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर। पीएम स्वनिधि योजना शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए है। पथ विक्रेता के लिए ये योजना बनाई गई है। भारत सरकार प्रदेश स्तर पर योजना की समीक्षा कर रही है। भोपाल में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान प्रदेश में हुई समीक्षा। 1 जून 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। हम भोपाल में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम का रिव्यू कर रहे हैं। इस रिव्यू करते समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन स्टेट के अर्बन लोकल बॉडीज़ के चीफ, उसके साथ सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हेड्स को बुलाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब से गरीब आदमी जो अर्बन एरिया में डेली कमाता है और खाने के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए कमा के अपनी जीवन यातना पूरा करता है। इस योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो डेली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड्स, एग्स, ऐसे सब लोग जो डेली कॉलोनी में जाके अलग अलग रास्ते पे अपनी छोटी दुकान हो या स्ट्रीट वेंडर जो बोलते हैं ना, उनको हम एक अगर अर्बन लोकल बॉडी में उनका रजिस्ट्रेशन हो और बैंक की तरफ एप्लीकेशन दिए तो उनको 10,000 रुपये पहला लोन मिलता है। इसी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से और आरबीआई सर्कुलर के माध्यम से सिबिल देखना नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो 3 चीज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट है। एक आधार कार्ड, नंबर 2 बैंक में अकाउंट, और नंबर 3 रजिस्ट्रेशन और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द ULB। इसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देहात में रहते हैं लेकिन शहर में आके दिन भर काम करते हैं, इनको भी ये सुविधा मिल सकती है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो परमानेंट उनका घर नहीं है लेकिन कोई कुछ शहर में आके बैठने की जगह है, तो उनको भी अगर रिकॉग्नाइज किया अर्बन लोकल बॉडीज ने तो उनको लोन मिलता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी जो 2014 में 10वीं नंबर पे थी, अभी 5वें नंबर पे आई है। और 15 अगस्त को जो स्पीच दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे लानी है। और तीसरे नंबर पे लानी है तो शहरी में जो गरीब लोग हैं उनको मदद करना है। इसीलिए हम ये रिव्यू पूरे पैन इंडिया चालू किया है। आज हमारी 5वीं मीटिंग है जो भोपाल में ले रहे। इसके बाद 31 तारीख को हम नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी जाएंगे। 5 तारीख को हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य की मीटिंग है। और इसके पहले हम चंडीगढ़, जिसमें नॉर्थ भारत का मीटिंग लिया है 5-6 राज्यों का, साउथ में जाके बेंगलोर में मीटिंग लिया है। उसके पहले भुवनेश्वर जाके ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया 4 राज्यों की मीटिंग लिया है। और वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया अहमदाबाद में जाके अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गोवा और दीव दमन
तो एक ही मकसद है, हमारी इकोनॉमी बढ़ाना है, तो मनी सर्कुलेशन में जाके गरीब लोगों को मदद मिलना है। ये स्कीम ऐसी है जिसमें बैंकर भी नहीं बोल सकता, बैंकर को भी एप्लीकेशन दिए तो ये करता है। तो हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को बुलाया, स्टेट मिशन डायरेक्टर जो अर्बन के रहते हैं तीनों राज्यों को बुलाया, उनके प्रॉब्लम सुने हैं और बैंक के प्रॉब्लम भी सुने, और जिसके माध्यम से कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कैसा मिले, ये हमारा कोशिश है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम देखें पैन इंडिया लोन डिसबर्समेंट है 58.28 लाख लोगों को लोन मिला है। लोगों को नहीं है, इतना लोग लोन मिला है इतने, लेकिन लोगों का अगर हम देखें इतनी बार लोन मिला है। मैं जैसे बताया कि पहला ट्रेन जो है 10,000 का है, पहले बार एप्लीकेशन किया तो 10,000 मिलता है, सेकंड टाइम एप्लीकेशन किया तो 20,000 मिलता है, वही अगर सक्सेसफुली रिटर्न करे तो, और वही लोन रिटर्न करे तो उनको 50,000 मिलता है। 10,000, 20,000 और 50,000। तो 10,000 का जिन लोगों को लोन मिला है 43.84 लाख लोगों को मिला है। जो नए एप्लीकेशन दिए उनको लोन मिला। ऐसे कितने लोग हैं? 43.84 लाख, यानी 43,84,000 ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। मैं मध्य प्रदेश दूंगा, बताएंगे। अभी इनमें से लोन डिसबर्स कर रहे हैं वो बैंकों के जरिए से कर रहे हैं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट फंड स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं देता, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो जो भी लोन डिसबर्समेंट होता है वो डिपेंड करता है कि स्टेट कितने वेंडर्स को मोबिलाइज कर सकती है या कर पाती है, और उसके बाद उनको बैंकों तक पहुंचाने के बाद कितना लोन बैंक्स डिसबर्स करते हैं। तो इसी हिसाब से हर एक स्टेट का अलग अलग परफॉर्मेंस रहता है। जहाँ पे एफर्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर होता है। जैसे अगर आप देखें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश का मोबिलाइजेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। उनके यहाँ अभी तक 11 लाख फर्स्ट लोन डिसबर्स हो चुके हैं। स्टेट राज्य बड़ा भी है। मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, 6,05,000 अगर अपने अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। राजस्थान पिछले 2 महीने में उन्होंने भी कुछ मेहनत करी है, अभी धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मीटिंग ली थी उसके बाद से सर काफ़ी सारे राज्यों में अब हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। तभी जो आप आंकड़े देखें, जब से MOS सर ने जब से ये रिव्यू लेना शुरू किया, आप 1 अप्रैल का फिगर देखेंगे तब हम लोग 34 लाख फर्स्ट लोन डिसबर्समेंट के आसपास थे। आज 43,80,000 हम लोग पहुंच गए हैं पिछले कुछ महीनों में ही। तो ये सारा एक कॉन्सर्टेड एफर्ट की वजह से ही हो पा रहा है। 34 लाख से 43 लाख तक हम 20-22 दिन में हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम डेली रिकॉर्ड लिखें तो 2,000 पर डे वेंडर्स को हम नेशनल वाइज हम लोन देते थे। अभी डेली का रिकॉर्ड 25,000 पर डे। ये अवेयरनेस करने के लिए तो हम घूम रहे हैं। अभी अगर हाँ देखो, जिसने कुछ पूछा था राजस्थान के बारे में आपने पूछे, तो उससे नीचे, हाँ उससे नीचे केरला का ही है। केरला का सिर्फ 21% है। तो हमने डिसाइड करे, केरला के कमिश्नर आए थे, मिशन डायरेक्टर आए थे, जब हम बेंगलोर मीटिंग लिए तो हमने, हमारे टीम ने डिसाइड करके हम केरला में जाके हम मीटिंग ले लेंगे। केरला में जाके ओनली फॉर केरला स्टेट वेयर द डिसबर्समेंट एंड अवेयरनेस इज लेस। तो इन शॉर्ट वी वांट टू हेल्प गरीब से गरीब आदमी को पैसा कैसा मिले, उनको फैमिली का इनकम कैसा बढ़े, और उनको स्वनिधि के माध्यम से समृद्धि की तरफ, पावर्टी लाइन, पावर्टी से एलिवेशन कैसा है और मिडिल क्लास के में कैसा है। आपके माध्यम से IMF का अगर रिपोर्ट देखें तो 13.5 करोड़ लोग की फैमिलीज जो पावर्टी लाइन में थे वो अपन मिडिल क्लास में है। और ये ही एक तरीका है जो लोगों को अलग अलग फैसिलिटी उपलब्ध करके उनको इनकम बढ़ाना है फैसिलिटी। पूरे देश भर के आंकड़े देखें तो देश भर में अभी तक 21 लाख लोगों ने अभी तक इसका पहला लोन का और दूसरे लोन का और तीसरे लोन का रीपेमेंट कर दिया। मार्च 2023-24 ये 2 लाख हो गया ना। मार्च 2024 सब तो मिला है। 60 महीने बचे इस स्कीम के योजना के समाप्त होने में। तो आगे इसको स्कीम को एक्सटेंड करेंगे। ये
क्योंकि आपने लिखा है मार्च 2024 की मार्च 24 तक है। ये स्कीम वैसे कैबिनेट ने 2024 दिसंबर तक दिसंबर 2024 तक ये स्कीम है, मार्च 24 नहीं, दिसंबर 2024 तक स्कीम का है। 24 तक लिखा हुआ है। नहीं वो नहीं, गलत नहीं, गलत होगा, वो 2024 नहीं, वो दिसंबर गलत तक। है। तो जिसने जो कुछ पेपर है वो हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए महाकौशल के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन पहली बार बालाघाट पहुंचे, जहां बालाघाट के सीमा रजवे गांव से उनके स्वागत का सिलसिला बालाघाट तक चलता रहा, जिसमें जिले की सभी विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 8 बजे गोंदिया से बालाघाट के लिए रवाना हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का रजेगांव, मंगोली कला और खारा, सलेटेका, चिखला, खुरसोड़ी और नवेगांव, गोंगलई, कोसमी के बाद बालाघाट शहर के हनुमान चौक में भाजपा जिला संगठन ने गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यालय में भी कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर फूलों की वर्षा की। इससे मजा नहीं आएगा, पता लगना चाहिए दिल्ली को भी और भोपाल में बैठे हमारे नेताओं को कि गौरी भाऊ के मंत्री बनने से यहाँ के लोग कितने खुश हैं। इससे जरा ताकत के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हम सब के नेता और लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, मुझे तो याद भी नहीं है, कभी विधायक सांसद ऐसे क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले और के लिए मंत्रिपरिषद मिला है। क्या लगता है, क्या उद्देश्य रही होगी राज्य सरकार की कि आपको अल्प समय के लिए मंत्रिपद दिया गया है? इससे क्या विकास महाकौशल क्षेत्र का होगा या प्रदेश में क्या लाभ मिलेगा, बताइए। यह सही नहीं कि अल्प समय के लिए मंत्रिपरिषद दिया गया है, बल्कि सही है कि 40 दिन पर्याप्त होते हैं। और इसके पूर्व भी जो अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के लिए काम था, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाना अत्यंत ही जवाबदारी का काम था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ओबीसी बालाघाट जिले में 68.9% है और 2/9/21 को ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन का दायित्व देकर हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे अपने आंकड़े प्रस्तुत करके ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाया है। हमारे आयोग का कार्यकाल 2/9/23 को पूरा होना है। उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व में समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए महाकौशल और मध्य प्रदेश में एक काम करने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं का फैलाव है। हर मतदान केंद्र पर हमारे 21 कार्यकर्ताओं की टोली है, हमारे 6 मोर्चे हैं, हमारे अनेक प्रकोष्ठ हैं, हमारे अनेक आयाम हैं, हमारे विचार परिवार है, हमारे अनुसंधान संगठन है। और मुझे लगता है कि पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, इतनी अच्छी तैयारी किसके पास है? हम तो एक प्रेरक की भूमिका में सारे काम करने के लिए हमारा केडर है और हमारे केडर पे इस पार्टी के हम लोग हैं। इसको अकेले विधानसभा के चुनाव से देखने की कतई आवश्यकता नहीं, देखिए 75% जो है पिछड़ा वर्ग वोटर हैं अपने पास। क्या लगता है कि भाजपा पिछड़ा वर्ग का वोट साधने अकेले पिछड़ा वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, सही नहीं है। फिर भी बालाघाट से हम यहाँ से आप जानते हैं 9 बार विधानसभा लड़े, 4 बार लोकसभा लड़े, तो सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया। जब हम मंत्री 10 साल रहे तो सभी वर्गों के हमने काम किया है और इसलिए हमारा कार्य का दायरा ओबीसी वर्ग तक है, ये सही नहीं है। महाकौशल पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा, महाकौशल को ज़्यादा लाभ मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि आपको मंत्री पहले बनाया जाना चाहिए था, 1.5 महीने के लिए मंत्री बनाया। कांग्रेस के किसी भी आरोप का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक। आज स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन का निरीक्षण किया, शिकायतों का निराकरण किया एवं लाभार्थियों से फीडबैक लिया। अधिकारियों को 24 घंटे में समस्या हल करने के आदेश भी दिए गए। गोविंदपुरा स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में सीवेज की कुछ शिकायत पेंडिंग में है और इसको जल्द से जल्द निराकरण करने का अधिकारियों को निर्देश दिए। हेलो माननीय महापौर मैडम, हेलो नमस्ते। ये आपकी ओपन नाली की सफाई करवाने की कंप्लेंट आई थी बैरागढ़ से, ये हो गई थी? कंप्लेंट क्लियर हो गई? हाँ हो गई मैडम। अच्छा, तो ओपन नाली क्यों बनी हुई है? आप क्या
अन्य जगह पक्की नाली बनी है कि वो कच्ची नाली बनी है? पक्की नाली है मैडम, वहाँ पे मकान है, हाँ ढलान है। हाँ तो जो अपनी जो गलियों का जो पानी है ना, हाँ हाँ ये लोग है ना अपने जो आज मंगलवार है और हर मंगलवार को आकर हम महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा करते हैं। अगस्त माह में 3106 समस्याएं आई हैं आज तक की तारीख में, जिसमें से 2550 समस्याओं का समाधान नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से क्लियर हो गई है और कुछ समस्याएं अभी हैं जो कि पाइपलाइन में है। संभवतः 2-3 दिन के अंदर वो भी पूरी हो जाएंगी। स्ट्रीट लाइट की भी है, स्ट्रीट डॉग की भी है, पानी कम प्रेशर से आता है उसकी भी समस्या है, सीवेज लाइन की भी है, सभी विभागों की समस्या है। अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और संभवतः 2-3 दिन के अंदर बाकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। चित्रकूट स्थित जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित तुलसी प्रज्ञा चक्षु विकलांग और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीते लगभग 10-11 दिनों से सरकारीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का लाभ लश्कर लेकर विद्यालय पहुंच गए। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों द्वारा धमकी देते हुए कहा गया कि अगर विद्यालय का सरकारीकरण नहीं किया गया तब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज द्वारा स्थापित तुलसी प्रज्ञा चक्षु विकलांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारी विद्यालय के सरकारीकरण किए जाने की मांग को लेकर पिछले लगभग 10 से 11 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर विद्यालय पहुंच गए। वहीं सरकारीकरण से कम पर मानने को तैयार नहीं है तो वहीं प्रबंधन सरकारीकरण के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे पदस्थ हूँ और पेशाई शिक्षक हूँ। मैं यहाँ पे सरकारी के लिए बैठा हूँ। सर मैं तो 99 से हूँ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति नहीं सर, मैं अपने व्यक्तिगत बताऊँ, मैं आत्मदाह करूँगा, मैं मर जाऊँगा। वैसे भी मरा हूँ 100% हूँ, मैं मर जाऊँगा। साथ है, जब इतने बड़े सबकों के वचन से पलट रहे हैं तो हम लोगों को आत्मदाह ही करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे गुरुदेव जी हम लोग कह रहे हैं पूरा हम देंगे, हमें नहीं विश्वास है कि देंगे। अभी तक चल जैसे 27 साल पूरा हो गया, क्या दिया पूरा वेतन के अलावा क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा, हमको मेन था सरकारी हमारा हो रहा था तो उसमें व्यवधान कैसे पैदा हो गया, इसका रीजन हमको पता चलना चाहिए। भाई महाराज जी हैं, सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं जी। महाराज जी ने नहीं करना चाहते, नहीं गुरु जी करना चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा करना चाहती है। उपाध्यक्ष साहब के मौके पर हैं। हाँ उपाध्यक्ष नहीं करने दे रहा। अब ये तो हम आपको खुल के नहीं बताएंगे कौन नहीं करना। नहीं क्यों बता दो ना, किससे बताएंगे? हमसे नहीं बताएंगे, किससे बताएंगे? नहीं बताओ, सीधी सी बात। दबाव में नहीं करना चाह रहे हैं गुरु जी। किसके दबाव? उत्तराधिकारी के दबाव। उत्तराधिकारी से आपसे क्या दुश्मनी? भगवान ने इनको लालच, इनकी इतनी लालच है जमीन सारी मैं ले लूं। केवल जमीन का मोह है सर, जमीन का मोह। नया गांव से टी आए थे, ठीक है, फिर तहसीलदार जी आए थे। क्या बोले आपसे, क्या बातें हुई हैं? दबाव बना रहे थे कि आप धरना छोड़ो। क्यों? बस यही बात है, ये क्योंकि ये लाए हैं युवराज लाए। युवराज कौन है आपके यहाँ के? क्या हैं? आपके सचिव और उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आपकी नहीं मानी जा रही हैं? और सरकारी मांगे हैं हमारी, वो नहीं मानी जा रहे हैं। तो ये भी युवराज ने मोहनीय मंत्र इसे डाला है गुरुजी को कि गुरुजी के मैं नहीं दूंगा। बस युवराज अगर दुर्योधन बने हैं तो महाराज जी भी तो धृतराष्ट्र बने। महाराज जी को क्यों नहीं आप लोग कहती हैं कि महाराज जी नहीं कर रहे हैं? महाराज जी अगर आपके सब कुछ महाराज जी हैं तो महाराज जी को क्यों नहीं कह रहे हैं कि महाराज जी हमारा विद्यालय नहीं कर रहे हैं, जब उन्होंने 10 मिनट के अंदर यूटर्न ले लिया है? यूटर्न में ले लिया। और सर मैं कह रही हूँ कि जब गुरुजी 3 बार भोपाल गए, शिवराज सिंह जी से मिले, शिवराज सिंह ने खास कहा कि हम तो करना चाह रहे हैं विद्यालय को सरकारी, लेकिन ये लड़का गड़बड़ कर देता है। साफ कहा। लड़के से क्या लेना देना? महाराज जी को करना है कि लड़के को करना है? नहीं, वो ये कारण है, उत्तराधिकारी बन के बैठा है ना,
इसलिए गुरुजी थोड़ी उनकी बात मान रहे हैं। आपकी नहीं मान रहे इतने दिन से लगे? हाँ, हम आज कितने 10-12 दिन हो गया सर। अच्छा ये बताइए, आज आए थे अधिकारी, क्या किस तरह का दबाव बनाया गया आपके ऊपर? क्या आप लोग धरना छोड़ दीजिए, गुरुजी नहीं देना चाहते, पढ़ाइए। बाहर से टीचर भी लाए थे, अलग से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भेजे थे। प्रबंधन का तो ये कहना है कि सतना जिले में सबसे ज्यादा वेतन आप लोगों को प्राइवेट स्तर पे दिया जा रहा है। आपकी 55,000 है, सबके 35,000, 40,000। फिर क्यों आप लोग रिटायरमेंट से कुछ ही दिन बचे हैं? नहीं, ऐसा नहीं रे। आज बच्चे, आज अब भावी पीढ़ी तो होगी कि नहीं, बच्चों की भावी पीढ़ी होगी। आगे मानो कि किसी इतना साल पूरा हो जाएगा तो नए शिक्षक की पीढ़ी आएगी कि नहीं, ये बताइए। तो सरकारी होगा तब तो कोई काम करेगा। विद्यालय अनवरत चलता रहेगा, सरकारी हो जाएगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? बस ऐसे बैठेंगे अथवा सब लोग सल्फास की डब्बी लेके हम लोग मर जाएंगे, अब फिर जिंदा नहीं जाएंगे। आज जब आपके पास प्रशासनिक अधिकारी आए तो पत्रकारों को गेट पर रोक दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। नहीं, वो क्या कोई आशंका? सुनिए मेरी बात, ये इसके पत्रकारों के कारण नहीं रोका गया था, ये युवराज के कारण रोका गया था। तो क्या आपके साथ कुछ ज्यादती होने वाली थी क्या? पत्रकारों को बाहर कर दिया गया था? नहीं, ऐसा कुछ मान लीजिए। वो ये कह रहे हैं प्रशासन के द्वारा आपको क्यों रोका? की होगी इसलिए रोका गया, इसलिए जो कहना। देखिए, पहली बात तो ये कोई विवाद नहीं है, ये कुछ आंतरिक समझ की कमी हुई है, इस नाते ऐसी परिस्थितियां हुई हैं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में पूज्य गुरुदेव का जब स्वास्थ्य खराब था तो कोरोना के समय शिक्षकों के दबाव में पूज्य गुरुदेव ने निर्णय लिया था कि हम इस तुलसी प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासन को सुपुर्द करेंगे, देंगे। लेकिन फिर एकाएक 15 अगस्त को पूज्य गुरुदेव के मन में जो भी भाव आया हो, ये गुरुजी के स्वभाव से पूरा जगत परिचित है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। देश का प्रधानमंत्री भी अगर है तो उनसे भी स्पष्ट कहने के लिए वो प्रसिद्ध है। अपने स्वभाव के अनुरूप उनके मन में जो भी आया, उन्होंने यहाँ ध्वजारोहण किया और बड़ी भावुकता के साथ ध्वजारोहण किया। यदि उस दिन के किसी के पास वीडियो हो, कोई पत्रकार साथी रहे हो तो ये वो समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा ही विद्यालय है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि इस बार मैं ध्वजारोहण कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं ध्वजारोहण नहीं करूँगा। और उसके बाद जब गुरुदेव गाड़ी में बैठे तो एकाएक उनके मन में जो प्रेरणा आई हो, उन्होंने कहा कि अब मैं इस विश्वविद्यालय को शासन को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी तपस्या से, अपने परिश्रम से, अपने संघर्ष से जो धन समाज के द्वारा अर्जित किया है, उसी के द्वारा इस विद्यालय का मैंने संचालन किया है। यह कहते हुए उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस कर लिया। पहली बात तो ये कि संस्था के सर्वोच्च अधिकारी पूज्य गुरुदेव हैं, वो किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे विषय में ये आरोप निराधार है, क्योंकि यही शिक्षक हैं जो आज से 1 साल पहले मेरे लिए ही तथाकथित उपाध्यक्ष लिख रहे थे। तो तब तो तथाकथित था और आज की डेट में क्या कहते हैं, मैं कार्यदायी हो गया। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और दूसरी बात मैं जो सुन रहा हूँ, हमारे यहाँ पर हमारे विद्यालय के सचिव भी उपस्थित हैं, श्री हेमराज सिंह चतुर्वेदी जी। हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक जिनको गुरुदेव ने नियुक्त किया, ऐसे न्यायबंधु गोयल जी भी उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत के एक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का इस्तेमाल अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस तरह से भी कर सकता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। उन्हें बहनों की रक्षा सूत्र से सरोकार नहीं, वे सिर्फ सत्ता के सूत्र अपने हाथ में रखने के खोखले सपने सजा रहे हैं। वे रक्षाबंधन के कोमल संबंधों को नहीं, सिर्फ सत्ता बंधन के कुछ सिर्फ स्वार्थ को देख रहे हैं। रक्षा के बंधन का अर्थ होता है बहन बेटियों से आर्थिक और सामाजिक सरोकार की रक्षा करना, मगर जब भी उनके इस संदर्भों में रक्षा का प्रश्न आए तब शिवराज जी ने उनसे नाता तोड़ लिया और मुंह मोड़ लिया। बीते दिनों शिवराज जी ने समूचे मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का मखौल उड़ाते हुए कहा कि एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 250 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, आप बहुत धूमधाम से राखी मनाइए। ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक तरफ केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने देश की बहन बेटियों की गृहस्थी को महंगाई की आग में झोंक रखा है और दूसरी ओर 250 रुपए में धूमधाम से राखी मनाने की बात कहकर बहन बेटियों का उपहास उड़ा रहे हैं। जी, उन्होंने गैस सिलेंडर का 450 केवल सावन माह के लिए कहा है और सावन कल खत्म हो रहा है। आज तक गैस एजेंसियों के पास कोई आदेश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे सावन माह में जिन महिलाओं ने भी गैस सिलेंडर मंगाया है, सबको वो 450 रुपये से दें और बाकी का पैसा उनके खाते में डालें।
और इसके साथ ही पिछले 18 साल से जो वो वसूल कर रहे हैं महिलाओं से गैस सिलेंडर की कीमतों के माध्यम से पैसा, वो पैसा भी मुख्यमंत्री को वापस करना चाहिए, सारी बहनों के अकाउंट में डालना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो अवैध वसूली चल रही है, अब चुनाव के नज़दीक आते उन्हें बहनों की याद आने लगी है और बहनें इस बात को अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए अब उन्हें सार्वजनिक तौर से बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आदरणीय पत्रकार साथियों, हमारे मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ साथी, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष आदरणीय अभय दुबे जी, मेरी साथी आदरणीय फरजाना खान जी, आदरणीय लता जी और हमारे सभी महिला पदाधिकारीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज मैं जिस विषय को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और परेशानी वाला है। पर महत्वपूर्ण इसलिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 2 दिन पहले की बात है, बड़े जोर शोर से उन्होंने लाडली बहनाओं को अपने शासन की शक्ति के द्वारा एकत्रित करवाया और उनसे बड़े जोर से घोषणा की कि 250 रुपये मैं आपके सभी के खातों में डाल रहा हूँ, आप सब लोग अब धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार बनाइए। मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि आज जब महंगाई चरम पर है और जिस धूम गरज के साथ महंगाई हमारे घरों में धावा बोले है, ऐसे में 250 रुपये में कौन महिला, कौन बहन रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना सकती है। आज अगर हम गैस के सिलेंडर की बात करें तो भोपाल में 1110 में मिल रहा है और इसी तरह से दाल, चावल, खाने का तेल, आटा, जीरा, सबकी कीमतों पे आप अगर निगाह मारेंगे, देखेंगे तो इन जो आज की कीमतें हैं उसमें अगर मुख्यमंत्री जी जो 250 रुपये देके बहनों का उपहास उड़ा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने 450 में गैस सिलेंडर देने की बात की है, ना तो गैस एजेंसियों पर कोई इस प्रकार के निर्देश गए हैं और ना ही कोई भी गैस एजेंसी वाला किसी भी लाडली बहना को 450 में गैस सिलेंडर देने को राजी है। उनका स्पष्ट कहना है कि शासन के उनके पास कोई निर्देश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से धूमधाम से और सारे मीडिया के सामने 250 रुपये की उल्लेखनीय घोषणा की थी, मेरा शिवराज सिंह जी से आप सबके माध्यम से ये कहना है कि ऐसे घोषणावीर मुख्यमंत्री को, ऐसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री को बहनों से सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगनी चाहिए, समाचार पत्रों के माध्यम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन 250 रुपये में बहनें त्योहार मनाना तो दूर, 1 किलो मिठाई भी लेकर अपने भाई के घर नहीं जा सकती। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनका उपहास ना उड़ाएं, महिलाओं को बेवकूफ़ ना बनाएं, क्योंकि अगर वे इस तरह का कृत्य आज कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं, सारी बहनें उनको 2023 के चुनाव में जवाब देगी। नौगांव शासकीय बापू डिग्री महाविद्यालय की प्राचार्य पुष्पा श्याम वेदी को मनमानी करने पर कॉलेज से हटाया गया। लगातार कॉलेज के प्राचार्य छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ कर रही थी खिलवाड़। छात्र छात्राओं ने लगाए कॉलेज की प्राचार्य पर गंभीर आरोप। दो साल से बच्चे कंटिन्यू चल रहे हैं, सर्टिफिकेट आप लोगों ने दिया, तो सेमिनार हो रहा है तो हमारा सेमिनार सबने निवेदन है कि विगत वर्षों से एनएसएस की संबंधित काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। क्या होगी महाविद्यालय की एनएसएस
साथ जगह आज जो आप लोगों ने बापू महाविद्यालय में ज्ञापन दिया है, किस उद्देश्य को लेकर दिया है? आज विगत 2019 और 20 में एनएसएस का कैंप लगाया गया था, जिसका आज तक भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। छात्र छात्रा जब भी पूछने जाते हैं तो मीनाक्षी मैडम और संतोष रजक जी के द्वारा हर बार कहकर डाल दिया जाता है कि आपके प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी से अभी तक साइन होकर नहीं आए हैं, कुछ त्रुटि होने के कारण आपके प्रमाण पत्र नहीं आएंगे। अगर आप लोग छात्रों को ले जाकर वहाँ प्रमाण पत्र दिलवाते हैं, आप क्यों प्राध्यापक है, आप प्राध्यापक की कुर्सी से मुक्त होइए, ठीक है। और मेरी पहली बात, मीनाक्षी मैडम जब भी कोई भी स्टूडेंट कोई भी बात करने जाता है तो क्या मीनाक्षी मैडम के द्वारा छात्र छात्राओं को डांट डपट करके भगा दिया जाता है? क्या यहाँ की जो मैडम उनकी कोई मनमानी चल रही है क्या कॉलेज में? यहाँ उनकी कोई मनमानी चल रही है, प्राचार्य महोदया भी उसमें शामिल है। अगर प्राचार्य महोदया से कुछ भी ज्ञापन की बात करने जाओ तो कहते हैं कि आप बाहर चलिए, बाहर होके बात होती है। छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि ना कि उन्हें तमीज से बात की जाती है। आज तक विगत 1 साल से विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देते आ रही है कि आप वाटर कूलर सही करवा दीजिए, छात्रों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, क्लासें न नियम से लगती है, न टीचर कभी नियम से आते हैं। जिसका मन हुआ समोसा खाने चला गया, लंच करने चला गया। अगर छात्र यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? जबलपुर लॉर्डगंज थाने में कलकत्ता से आए एपी बाम कंपनी के अधिकारियों के द्वारा एक लिखित शिकायत देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसमें एपी बाम का डुप्लीकेट बाम जबलपुर की गुआफा फार्मेसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर लॉर्डगंज थाना पुलिस के द्वारा गुआफा फार्मेसी कंपनी में जाकर शिकायत के आधार पर एपी बाम के सैंपल को मौके पर जब्त किया गया, जिनकी सैंपलिंग के बाद पता चल सकेगा कि जबलपुर में गुआफा फार्मेसी कंपनी के द्वारा नकली या असली बाम बनाया जा रहा है। इस मामले में लॉर्डगंज थाना सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने बताया है कि कलकत्ता से एपी बाम कंपनी के कुछ अधिकारियों ने शिकायत की थी और उनकी कंपनी के एपी बाम को डुप्लीकेट बाम मुआफा फार्मेसी कंपनी के द्वारा बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 28/8/2023 को एक आवेदन प्राप्त हुआ है आदर्श फार्मा कंपनी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एपी बाम जो है उनका एक डुप्लीकेट बाम बनाया जा रहा है। तो आवेदन जांच के लिए हमने भेजा, अपने थाने के स्टाफ को भेजा और वहाँ से कुछ बाम के सैंपल लेके आए हैं जो आवेदन जांच पर रखा गया है। किस प्रकार की उसमें जो है गड़बड़ी पाई गई? अभी ये फार्मेसी का विषय है और एफएसएल का है, वो बताने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा असली है या नकली है। हाँ, अभी जांच पर रखा गया है। उसी तरह का बाम यहाँ पर जबलपुर में भी एक कंपनी बनाती है, उनकी भी प्रोडक्ट हैं जबलपुर में। ये कंपनी भी करीब 50-60 साल से जबलपुर में चल रही है, उनकी भी 200 आइटम हैं। जो वहाँ से आए हैं वो कंपनी के लॉ ऑफिसर आए हैं, कोई वो नहीं आया है, मतलब कि कोई पुलिस अथॉरिटी या कोर्ट ऑर्डर पर ये सीजर करने की कार्रवाई कर रही है। बस पुलिस कह रही है हाँ मैडम 2 मिनट रुक जाइए प्लीज़। तो इसमें क्या है कि सिंपली अभी मैडम जांच में लिया है, उन्होंने शिकायत की है तो फैक्ट्री से, उनकी फैक्ट्री से वो बाम उठाया गया है। यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर कहना है कि हम लोग भी बाकायदा लाइसेंस के अंतर्गत ही बना रहे हैं, आप सीज़ कर लीजिए। अब इसके बाद जांच होगी तब ये निकलेगा कि नकली है असली, क्योंकि इनका कहना ये है कि हम लोग भी लाइसेंस से बनाते हैं। केवल उसमें क्या है कि कुछ एक फ़ोटो जो है वो सिमेट्रिकल दिख रही है, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि मैडम ने जांच में ले लिया है, मैडम बोल रही हैं उनके अनुसार, चूँकि वो आए हैं तो हम इसमें जांच में ले लेंगे। जो प्रोडक्ट निकला है, इन्होंने भी कुछ अपने प्रोडक्ट की 4-5 वैरायटी दिखाई है, मतलब 4 किस्म के बाम बन रहे हैं यहाँ। अब वो बाम की जो शीशियाँ उठा लाए हैं खाली, तो खाली शीशी से कैसे प्रमाणित होगा कि ये कौन सा बाम है? तो हम इन लोकल कंपनी ने भी यहाँ सबमिट कर दिया है कि भाई मैडम हमारी ये 4-5 बाम है, आप ले लीजिए, जाँच में जाँच कीजिए। अगर गलत पाई जाती हैं तो फिर हम आप गलती तभी केवल जाँच का। ये गुआफा, यहाँ पर एक गुआफा ब्रांड है। गुआफा का भी 70 साल से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जबलपुर में। ये लोग एलोपैथिक मेडिसिन बनाते हैं और बाकायदा ये लोग भी बहुत सारे, मतलब करीब 150-200 आइटम बनते हैं।
रविंद्र गुप्ता। डिंडौरी के जिला भाजपा कार्यालय में रक्षाबंधन के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज विलैया और भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यालय पहुंची लाडली बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधी, तो वहीं भाइयों ने अपनी इन लाडली बहनों को मीठा खिलाकर उपहार दिया। साथ ही भाइयों ने लाडली बहनों पर फूल बरसाकर लाडली बहनों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज विलैया, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाठक, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, इसमें हमको लाभ तो बहुत है और भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लाभ हम लोगों को जो ये लाभ दिए उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जो इतना हमारे लिए सोचा उन्होंने और हमारे लिए जो करा उनके लिए बहुत आभारी हैं। और आज इसी के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम रखा गया है तो काफ़ी खुश है हम लोग। लगभग कितनी बहनें आज पहुंची हैं बीजेपी कार्यालय? आज करीबन 1000 से 1500 के बीच लेडीज़ें जो है बहनें पहुंची हुई हैं इस प्रोग्राम का लाभ उठाने। आज आपने जिलाध्यक्ष जी को राखी भी बांधी है, उपहार भी पाया, क्या उपहार मिला है आपको? जी, मुझे एक साड़ी उन्होंने गिफ्ट की। ये जो योजना है, इस योजना से मतलब जो बहनें हैं उनकी क्या तस्वीर बदली है, कैसा क्या फायदा हुआ है? काफ़ी फायदा हुआ है, काफ़ी लोगों को योगदान हुआ है। मतलब जैसे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, अपने खुद के खर्चे, काफ़ी हमको खुशी होती है जो इन्होंने जो योजना हमको दी। क्या चाहती है सरकार फिर आए, मामा फिर? जी बिल्कुल आएगी सरकार और हो सकता है इससे अच्छी भी कोई योजना का हमको लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा रक्षाबंधन का पर्व है और इस पर्व पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल से आज पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशानुसार हर जिले के मुख्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाने का हम सबको निर्देश मिला रहा। उसी तारतम्य में आज डिंडोरी में हमने ऐतिहासिक रूप से रक्षाबंधन का पर्व बनाया, जिसमें हमारे इस पर्व में, इस कार्यक्रम में जहां बैगा महिलाओं की उपस्थिति रही, गांव-गांव से महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, तो हमारी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और निश्चित रूप से आज का यह पर्व और आज का यह कार्यक्रम आप सबने भी देखा है, जिस उत्साह के साथ महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं, शामिल हुई हैं। निश्चित रूप से ये महिलाएं और ये महिला ताकत मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी। आज समस्त बहनों को डिंडोरी जिले की मैं रक्षाबंधन के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जो बहनें हमारी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं उन्हें तो शुभकामनाएं हमने दी है, लेकिन जिले भर की जो महिलाएं आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं उन्हें भी मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।